हाय एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। हमने लास्ट क्लास में बहुत डिस्कशन किया था कि कैंसर क्या होता है और कैंसर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे कैंसर की वो मेन 3 फीचर्स जिसे हम कहने चाहिए। सबसे पहला इज अ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, सेकंड वन इज अ मैलिग्नेंसी एंड थर्ड वन इज मेटास्टेसिस एंड न्यूप्लास्टिसिटी। ये कुछ वर्ड थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बिनाइन, मैलिग्नेंट, ये सब चीज़ वर्ड आपको एकदम क्लियर याद रहना चाहिए। मतलब बड़े भले कितना भी बड़ा लगने वाला ये टॉपिक हो, पर क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल के ही इस टॉपिक पे हमेशा आते हैं कि मतलब हर चीज़ यार कुछ भी पढ़नी हो, मतलब आप ना, मतलब मेरा हमेशा का कॉन्सेप्ट रहा है कि क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरह, छोटा मोटा इस वर्ड का क्या मतलब है, अगर इतना हम समझ जाते हैं चैप्टर हमारी मुट्ठी में है, टॉपिक हमारी मुट्ठी पे है। कैंसर भी ऐसा ही कुछ है, दिखने में बहुत बड़ा लगने वाला टॉपिक असल में बेसिकली है कि म्यूटेशन है। कैसे होता है? कोई भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट जो मैंने आपको बताया था वो आपको आकर अटैक करते हैं, आपकी बॉडी पे म्यूटेशन हो जाता है और वो दे लूज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हाँ, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन चला जाता है। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जब चला गया तो फिर क्या हुआ, उसकी वजह से उन्होंने अल्टीमेट ग्रोथ किया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लग गए। अब जब ग्रोथ ज़्यादा होने लग गया तो ट्यूमर फॉर्म कर लिया। इनिशियली वो ट्यूमर ही था, अब वो ट्यूमर जो है बार 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 बहुत ज़्यादा अगर बना हुआ है तो फिर वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड सेल्स, है ना। ब्लड सेल्स के थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। अब जब वो ट्रांसफर हो गया तो दूसरे ऑर्गन पे भी जाएगा, वहां पे भी अटैक करेगा। इसे मेटास्टेसिस कह देते हैं। फिर अब चूंकि गया है तो वो वहां पे नॉर्मल तो रहेगा नहीं, तो वहां पे जाने के बाद वहां की नॉर्मल सेल के साथ वो कॉम्पिटिशन करेगा फॉर फूड, फॉर प्लेस, जो भी चीजें हैं उनके लिए वो कंपटीशन करेगा एंड दे स्टार्व अदर सेल्स। वो बाकी सेल्स को भूखा रखेगा, उनकी न्यूट्रिशन ले लेगा, उनका ऑक्सीजन ले लेगा। नॉर्मल सेल मरने लग जाएंगी और जो ये ट्यूमर सेल है वो ज़्यादा डेवलप होने लग जाएंगी। धीरे धीरे वहाँ की जो नॉर्मल सेल हैं वो रप्चर होकर टूट टूट के मर मर के गिरने लग जाएंगी और हमें कैंसर जैसा खतरनाक बीमारी हो जाता है, फिर हम बच नहीं पाते हैं। ये कैंसर का पार्ट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ये भी हमने डिस्कशन किया था कि यार जो कैंसर है वो किन किन कारणों से हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जस्ट लाइक एक्स रेज, गामा रेज, ये सब भी जो है रेज फैलाती हैं, है ना। इसके अलावा आपके पास में केमिकल फैक्टर्स थे जैसे मस्टर्ड गैस, है ना, आपके पास निकोटिन और कैफीन, ये भी कैंसर के कारण बनते हैं। बेंजाइल अल्कोहल, ये भी कैंसर का कारण बनता है। बेंजाइलिक एसिड्स, ये भी कारण बनते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था कुछ सेल हैं जिन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन कहते हैं, कुछ वायरस है जिन्हें वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं, कुछ प्रोटीन है जो प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। ये सब चीज़ कैंसर आपको फैलाते हैं। हमने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि ठीक है भाई, ये सारी चीज़ तो हमारे पास में है। अब हम अगले पार्ट में अगर हम एंटर करें कि ठीक है यार, ये सब चीज़ें ये फैक्टर से हो गई कॉज ऑफ कैंसर, जो मैंने आपको जनरली बता ही दिया था। आप इसे, मतलब ये ऐसा है ना कि ये एनसीईआरटी ऐसा लिखा रहती है, मैं पॉइंट वाइज बनाकर बच्चों को दे देता हूँ तो बच्चे जल्दी याद हो जाते हैं। तो आप इसे पॉइंट वाइज जरूर बना लें कि जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले आप उसे कार्सिनोजन कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन है कि ओरिजिनली इसका नाम क्या है, तो कार्सिनोजन, है ना। कार्सिनोजन, ऑन्कोजीन, ये जीन वो जीन नहीं, कार्सिनोजन ही इसका नाम होता है जो आपको कैंसर फैला रहा है। अब कौन हो सकता है, तो आप सबसे पहले पॉइंट लिखना फिजिकल, सबसे पहले लिखना फिजिकल। तो फिजिकल है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन आता है, एक्सरे, ठीक है। जनरली हमारे पास में एक्सरेज आती हैं एंड गामा रेज, ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेज, जिसे यूवी रेज कहते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेज रेडिएशन जस्ट लाइक यूवी रेज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी रेज डीएनए में एंटर करती हैं और वहां पे डीएनए को चेंज कर देती है। म्यूटेशन मतलब एडेनिन की जगह थाइमिन, कभी बॉन्ड तोड़ दिए, कभी कुछ कर दिए, कभी मिथाइल हटा दिए, कुछ भी चेंज कर दिए, तो डीएनए को डैमेज कर देती हैं। और डीएनए का डैमेज करना ही आप जानते हैं कि म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। ये पार्ट हमारा हो गया। फिर अगले पार्ट में हम पहुंचे तो अगला पार्ट हमारा है सो लीडिंग टू न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, यही जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर होके फिर उसके बाद वो दे स्टार्व अदर सेल, कुछ दूसरी सेल्स को वो न्यूट्रिशन लेने लग जाते हैं। इसे न्यू प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं। द केमिकल कार्सिनोजन, मतलब सेकेंड पॉइंट पे केमिकल्स भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था निकोटिन है, वो सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल कारण भी है ना, बायोलॉजिकल कारण भी है थर्ड नंबर पे। तो वायरस है तो ऑन्कोजेनिक वायरस, सेल है तो सेलुलर ऑन्कोजेन जेन, ठीक है। प्रोटीन है तो प्रोटो ऑन्कोजिन, ये सब कैंसर फैलाने के पीछे रीजन रहते हैं। एक वायरस बहुत फेमस है, इसका नाम है रेट्रोवायरस, वो कैंसर फैलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेट्रोवायरल वायरस कहते हैं उसको, और वो आपको कैंसर फैला सकता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी बनता है।
अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है यार, ये तो कैंसर का मतलब होने का पता चल गया। अब रीजन ये आती दो चीजें, एक तो डायग्नोसिस करना और दूसरा होता है ट्रीटमेंट। ये दोनों बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से। अगर हम डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास जनरली 4 मेथड होते हैं। मैं आपको बेसिकली पहले पॉइंट बता देता हूं कि अगर आप डायग्नोसिस करना चाहें कैंसर का तो कैसे करेंगे। तो अगर आप डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला टेक्निक्स आपके पास में मानते हैं, इज कॉल्ड बायोप्सी, है ना। बायोप्सी को समझते हैं कि बायोप्सी होता क्या है। असल में बायोप्सी कुछ नहीं है। मान लो हमारे पास कोई सैंपल सेल है, हमने एक सैंपल सेल ले ली, है ना, जिस पे हमें शक है कि ये कैंसर हो सकता है, उसको लेते हैं और उसको माइक्रोब्स क्या बोलते हैं, लेबोरेटरीज में हम उसे ग्रो करवाते हैं। आपको पता है सैंपल सेल को लेने के बाद हम दोनों को ग्रो करवाते हैं। अब एक नॉर्मल सेल को समझिए कि अगर एक नॉर्मल सेल है और एक हमारे पास में ट्यूमर सेल है, या इसे अपन कहते हैं कि कैंसरस सेल है, ठीक है, कैंसरस सेल है, हमारे पास 2 सेल है। नॉर्मल सेल का जो सेल साइकिल ड्यूरेशन होता है, सेल साइकिल मतलब जो इनका डिवीजन होने का साइकिल है, वो 24 आवर्स का होता है। और अगर ये कैंसरस सेल है लेस देन 24 आवर, अगर लेस देन 24 आवर्स अगर में वो ग्रो कर रहा है, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर ले रहा है, मतलब भाई साहब बैंड बज चुकी है, कैंसर हो चुका है। ये पहला रीजन है, पहला तरीका है पता लगाने का। बेसिक मेथड, सबसे बेसिक मेथड यही है। अगर आपको पता लगाना है कैंसर का तो बायोप्सी कर लो। बायोप्सी, व्हाट इज बायोप्सी? सैंपल सेल को निकालो, लेबोरेटरी में ग्रो करके देखो, अगर वो जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है मतलब कैंसर है वो। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन अगर हम इसी में मान के चलें कि दूसरा रीजन और इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो दूसरा होता है इमेजिंग टेक्निक। अब इमेजिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है यार? इमेजिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है, इस हिसाब से हम लोग क्या समझे कि व्हाट इज इमेजिंग टेक्निक। अब जस्ट एग्जांपल के लिए मान के देखो कि मान लो आप किसी सामने पे लाइट रखो और ऐसी 5 उंगलियां आपके पास, ठीक है, आप यहाँ पे मारोगे 5 उंगलियों का ही इमेज बनेगा। वैसे ही काम करती है एक्सरे, गामा रेज और ये जो आपका यूवी रेज है, सब ऐसे ही काम करती है। तो ये क्या करती है आपकी बॉडी पे, जस्ट लाइक मान लो आपकी 5 उंगलियां हैं, ठीक है, 5 उंगलियां हैं, आप यहां से रेज करेंगे तो रेज आपके बोन्स वाले पार्ट को बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। जहां पे टिश्यू होगी वहां पे थोड़ा पेनिट्रेट कर पाएगी, और जहां पे एकदम स्पेस होगा वहां सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, सबसे ज्यादा क्रॉस करेगी। तो बैकग्राउंड में एक इमेज बनता है कि इतने एरिया से अगर लाइट गई तो वो अलग तरीके का इमेज बनेगा, तो इसका मतलब यहां पे कुछ नहीं है। फिर कुछ एरिया पे थोड़ा लाइट एंटर करेगी, वहां पे मतलब कुछ ना कुछ क्या बोलना चाहिए, टिश्यू है, पर कुछ ना कुछ मटेरियल है, पर ज्यादा नहीं। और जहां पे बोन्स होगी वहां पे बिल्कुल लाइट अंदर आगे पेनिट्रेट नहीं होगी, या फिर जाएगी भी तो बहुत कम जाएगी, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल बात होगी। पर अगर इसमें मान लो इस बीच में ऐसे 2 उंगलियां चिपक गई, जस्ट एग्जांपल के लिए 2 उंगलियां चिपक गई ऐसा करके, तो इमेज अलग प्रकार की बनेगी। सो नॉर्मल इमेज से ही इमेज बदल गई कि नहीं बदल गई? बदली ना। अब ये देखो ऐसी इमेज अलग बदलेगी, ठीक है, ऐसे बदलेंगे तो अलग बदलेगी, ऐसे हो जाएगी तो और अलग बदलेगी। तो जैसा अगर उसका नॉर्मल साइज आपको पता है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको नॉर्मल साइज पता है, नॉर्मल साइज से जैसे ही वो एबनॉर्मल होता है, जस्ट एग्जांपल के लिए इतनी जगह पे अगर एक टिश्यू भी आ जाए, नहीं बोन्स मत बने, टिश्यू भी बन जाए तो दिखाई देगा। यहां पर अगर आप ऐसा पेन को भी फंसा देंगे उसका भी इमेज बनेगा। तो ये जो इमेज है इसी से पता चल जाता है कि बीमारी कौन सी है। अब ये 3 प्रकार का होता है, इमेजिंग जो टेक्निक है वो 3 टाइप का होता है। मतलब जितना ज्यादा आप डीप में जाते हो उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन बढ़ता चला जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, वेवलेंथ बढ़ता चला जाता है, ऐसा कुछ होता है। इमेजिंग टेक्निक का सबसे पहला पार्ट हमारे पास में आता है, मान लो एक्सरेज। मैं आपको जैसे बता ही रहा हूं कि पहला मेथड आपके पास में एक्सरे है, कुछ नहीं, आपको आयोनाइजिंग रेज एक्सरे यूज करना है, ठीक है। एक्सरे यूज कर लिया और आपने उसका इमेज बना लिया, देख लिया कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट है, नॉर्मल ट्रीटमेंट, इसी से पता नॉर्मल आपको बीमारी पता चल जाती है। दूसरा होता है हमारे पास में सीटी स्कैन। अब ये सीटी स्कैन क्या होता है जनाब? सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। सीटी का फुल फॉर्म ही होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब ये क्या चीज है जनाब? सो कंप्यूटेड टोमोग्राफी हम जिसे कहते हैं वो एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम यूज करते हैं आयोनाइजिंग रेज, तो हमारे पास रहेंगी जो भी हैं, उसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी 3D इमेज बनाते हैं, तो हमारे पास में आयोनाइजिंग रेज तो हैं, आयोनाइजिंग रेज मतलब वही एक्सरे, गामा वगैरह यूज करेंगे, प्लस 3D स्कैन करेंगे, 3D इमेज बनाएंगे। तो जब हम 3D इमेज बना लेंगे उसका नाम कंप्यूटेड टोमोग्राफी होगा। बहुत बेसिक है, बाकी डिटेल समझाता हूं ना अभी आगे। तीसरे नंबर पे एक मेथड आता है, इसका नाम है MRI।
एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस, और आई का मतलब होता है इमेज। ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा अच्छा लगता है अगर आप ये नाम याद कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप टेस्ट करवाने जाना तो आप लोग को ये मत बोलना कि एमआरआई का रिपोर्ट चाहिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज का रिपोर्ट चाहिए। कुछ देर के लिए आपको लोग समझदार महसूस करेंगे, क्या पढ़ा लिखा आदमी है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ये तीसरा। इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम लोग नॉन आयोनाइजिंग रेज यूज करते हैं, मतलब जस्ट लाइक यूवी रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेज यूज करते हैं। कभी कभी आयोनाइजिंग भी यूज होता है, पर ज्यादातर नॉन आयोनाइजिंग रेज है। साथ ही साथ में हम इसमें यूज करेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब मैग्नेट का मतलब हमारे पास में यूज होगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज होगा, तो हम एमआरआई का पता लगा सकते हैं। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरे मेथड में पीसीआर भी हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो कैंसर डिटेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहली बात यार, अर्ली डिटेक्शन करना ही हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। जितना जल्दी डिटेक्शन कर लेंगे उतना जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल कर पाएंगे, और अगर ये बहुत लेट पता चलता है तो तब तक फिर मृत्यु ही हाथ लगती है। तो इसलिए कभी भी कैंसर का इनिशियल डिटेक्शन करते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं, देखो भाई सबसे पहला कैंसर का डिटेक्शन के लिए मैं आपको पॉइंट बोल देता हूं, डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू। सिंपल बात है। एंड बोन मैरो जो भी है, आप उस बोन मैरो को लो, आप टिश्यू को लो जहां पे आपको कैंसर फील होता है। जस्ट लाइक अगर आपको ब्रेस्ट का कैंसर है तो आप टिश्यू यूज करोगे, अगर आप यूट्रस का कैंसर है तो टिश्यू यूज करोगे, ल्यूकीमिया अगर पता चल रहा है तो ब्लड का पॉइंट यूज करोगे, पूरी बॉडी में कैंसर का पता चल रहा है तो बोन मैरो का उपयोग करेंगे, पता लगाएंगे। ठीक है, अच्छा एक साथ तीनों का भी पता लगा सकते हैं कि जस्ट लाइक ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है ना, अब ब्रेस्ट में कंफर्म हो गया तो अगला पता लगाएंगे कि बोन में, ब्लड में हुआ है क्या, बोन मैरो में हुआ है क्या, कहां कहां का कैंसर हुआ है, तो वो पता चल जाता है आपको। ठीक है, तो टेस्ट को फॉर इंक्रीज सेल काउंट, आपको बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट, मतलब सेल काउंट उसमें बढ़ा है, जहां से भी बढ़ा हुआ होगा इन केस ऑफ ल्यूकीमिया हम यूज करते हैं। तो याद रखना, अगर ल्यूकीमिया वाला केस होता है, ब्लड कैंसर फैल जाता है, तो आप ब्लड या फिर बोन मैरो यूज करोगे, अदरवाइज आप सिर्फ यूज कर रहे हो एक टिश्यू को। आपने टिश्यू को लिया, उसके सेल काउंट को देखा कि कितना बन रहा है, 24 घंटे में 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, जितना भी हो रहा है आप उसका पता लगा पाओगे। फिर क्वेश्चन आएगा बायोप्सी है क्या, पीस ऑफ टिश्यू, पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू आप लो, उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट निकालो, कितना कितना वो ग्रोथ कर रहा है इसका पता चल जाता है। सो बायोप्सी पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू द थिन सेक्शन एंड स्टेन एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करते हैं बाय पैथोलॉजिस्ट। एक पैथोलॉजिस्ट से हम उसका पता लगाते हैं कि वो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके पास कौन सी सेल है, कैंसरस सेल है कि नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल ज्यादा ग्रो हो रही है कि कैंसर सेल ग्रो हो रहा है, पता चल जाता है। ठीक है भाई, बढ़िया। हालांकि मैं ये मानता हूं कि इस टेक्निक से अगर आप पता लगाओगे ना तो आपको ज्यादातर बीमारियां जो हैं वो कैंसर निकल सकती हैं। जस्ट लाइक अगर मान लो अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है तो उसका भी पता लगाओगे तो वो भी तो ग्रोथ फटाफट हो रहा होता है ना, तो वो भी कैंसर पता चल जाता है। इसलिए बायोप्सी की रिपोर्ट को हमेशा फाइनल नहीं मानना चाहिए। बायोप्सी जो है वो कैंसर बताता है लेकिन वो फाइनल नहीं मानना चाहिए। वो नॉर्मल, जस्ट लाइक आपके लंग्स में अगर हो सकता है कोई नुकसान पहुंचा हो, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो तो भी रप्चर हो जाता है, या फिर कैसी ऐसी जगह पे जहां पे डस्ट बहुत ज़्यादा हो वहां पर भी आपको बायोप्सी होने के चांस से कैंसर पता लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर बायोप्सी कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। फिर हमारे पास दूसरा टेस्ट आता है इमेजिंग टेक्निक, रेडियोलॉजी जिसको अपन कहते हैं। इसमें हम एक्सरे का यूज करते हैं, गामा रे का यूज करते हैं, 3D इमेज का यूज करते हैं, साथ ही साथ में हम इसमें यूज कर सकते हैं एक और चीज, मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो बहुत ध्यान समझना, हमने सबसे पहले एक्सरे यूज किया, ठीक है, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज किया, और तीसरा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज भी यूज किया। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सरे कब किया। तो सबसे पहली बात जो होता है, हम लोग यूज करते हैं कैंसर को पता लगाने के लिए, कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज एक्सरे टू जनरेट 3D डायमेंशन। एक्सरे तो मतलब सीधा एक्सरे हो गया। सीटी स्कैन में हमने क्या किया, हमने एक्सरे को ही यूज किया, आयोनाइजिंग रेस को ही यूज किया, पर यहां पर हमने 3 डायमेंशनल इमेज बनाने के लिए हमने किया है ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल जो भी इंटरनल ऑब्जेक्ट जो भी होंगे उनका सबका पता लगाना। जैसे मान लो अब यूट्रस का नहीं पता लगा रहे हैं, लंग्स का नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो फिर हम उसका ये सब पता लगा पाएंगे। ठीक है भाई। दूसरा, एमआरआई में हम क्या करेंगे, रेजोनेंस में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे एंड साथ साथ यूज करेंगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इंपॉर्टेंट है, एक्सरे और सीटी स्कैन में आयोनाइजिंग रेज यूज होती हैं और यहां पर नॉन आयोनाइजिंग रेज यूज होती हैं, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी यूज होगा।
सो एक्यूरेटली डिटेक्ट होता है, धीरे 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 ज्यादा पता चलता है, और क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं लिविंग टिश्यू में, ये सारी बात पता चल जाती है एमआरआई में। मतलब आपका बॉडी का जो टिश्यू है, जितना ज्यादा आप पहले एक्सरे में आराम हल्का पता चलेगा। जैसे देखना, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसमें एमआरआई पता की जाती है, उससे सीटी स्कैन कुछ बीमारियों में, कुछ में एक्सरे। हड्डियां टूटी हैं, एक्सरे में पता चल जाएंगी। अगर कोई टिश्यू का प्रॉब्लम है तो सीटी स्कैन में पता चल जाएगा, पर अगर बहुत ज्यादा ब्रेन वेन का टिश्यू या ये सब चीज पता लगाना है तब लोग एमआरआई वगैरह करते हैं। एमआरआई मतलब सबसे डीप वन, सबसे परफेक्ट वन जो है वो एमआरआई होता है, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं। अगली कहानी पे पहुंचे, ठीक है भाई, ये सारा चीज तरीका पता लगा सकते हैं, ये तीनों तरीके के मेथड मैंने आपको बताए हुए हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर लेना। तीसरे नंबर के पार्ट में आते हैं कि और कुछ एंटीबायोटिक जो है एंटीबायोटिक मेथड भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब जस्ट लाइक आपको कोई कैंसर है हो रहा है, जिस कैंसर में रेट्रोवायरस की वजह से हुआ है, वायरस की वजह से कोई कैंसर हो रहा है, तो जब आपको वायरस अफेक्ट करेगा तो ऐसा तो नहीं कि आपकी बॉडी उसको अगेंस्ट पे रिएक्शन नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो आपकी बॉडी अगर उसके अगेंस्ट रिएक्शन करेगी तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगे, और उस एंटीबॉडी का डिटेक्शन अगर पता चल जाए कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बन रहा है, मतलब आपकी बॉडी में कैंसर फैल रहा है। ये भी एक रीजन मतलब हम चेक कर सकते हैं, ये भी हम तरीका है पता लगाने का कि कैंसर इस तरीके से भी पता लगाया जा सकता है, एंटीबॉडी मेथड अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। याद रखना, आपकी बॉडी पे जो एंटीजन है वो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन है, और ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर, ये भी यूज करते हैं। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी यूज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पीसीआर का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी यूज करते हैं। जस्ट लाइक पीसीआर, हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि कितना बीमारी कितना फैला, कहाँ कहाँ फैला, किस किस तरीके से फैला, वो सारी चीज हम यहाँ पर जान सकते हैं। विच प्री डाइपोज जो होता है, डिस्पोज एन इंडिविजुअल सर्टेन कैंसर मे बी इज अ वेरी हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। हम इन सब का पता लगा सकते हैं, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सारी चीजें कार्सिनोजन जो होते हैं, जो भी जितने भी टाइप के हैं, जैसे तंबाकू जो है सबसे ज्यादा, तंबाकू लंग्स वाले कैंसर वाले केस में हम इसका पता लगा सकते हैं। ये 3-4 मेथड हमारे पास में है। एक एंटीबॉडी मेथड जो मैंने आपको बताया, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट हम यूज करेंगे, और हम पता लगाएंगे कौन कौन सा बीमारी है, कैसे कैसे उसका पता लगा सकते हैं। पीसीआर से भी पता लगा सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, उससे पता लगा सकते हैं। इमेजिंग टेक्निक से कर सकते हैं, बायोप्सी से पता लगा सकते हैं। ये पता लगाने का मेथड हो सकता है। अगली कहानी पे पहुंचते हैं, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है भाई, कैंसर का हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अगेन 2-4 मेथड वही हैं, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले ट्रीटमेंट के नाम पे हम करते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, हम सबसे पहला यूज किया कीमोथेरेपी, ड्रग्स है ना, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, जो भी हम यूज करें कीमोथेरेपी। उसके अलावा हम कर दिया आखिरी में सर्जरी। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इम्यूनोथेरेपी। मतलब इम्यूनोथेरेपी का मतलब होता है भाई जहां पे हम यूज करते हैं एंटीबॉडीज वगैरह वगैरह। और फोर्थ मेथड हमारे पास में आता है एंड इंटरफेरॉन मेथड। इंटरफेरॉन मेथड जो अल्फा इंटरफेरॉन मेथड। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या, देखो बहुत सिंपल सा पार्ट है यार, कि एक तो मेथड ये हुआ कि कीमोथेरेपी ने ड्रग्स यूज कर ली, मेडिसिन ड्रग्स ये सब यूज कर लिया हमने यहाँ पर। सर्जरी मतलब काट पीट के अलग कर दो। इम्यूनोथेरेपी मतलब यहाँ पर है एंटीबॉडीज यूज की जाएंगी, यहाँ पर एंटीबॉडीज डाल के देखो यार कि चलो शायद वो कम हो जाए। और फिर आता है अल्फा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन आपको पता है भाई कि इंटरफेरॉन जो होते हैं हमारे पास में, इंटरफेरॉन हमारे पास जो भी होते हैं वो सारे के सारे अगेंस्ट वायरस। किसके अगेंस्ट यूज होता है बच्चे, ये यूज होता है अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट जो होता है वायरस, वायरस के अगेंस्ट हम यूज करते हैं। और अगेंस्ट वायरस यूज करेंगे तो इंटरफेरॉन काम करता है। तो ये बेसिक पार्ट आता है कि ट्रीटमेंट के नाम पे सबसे पहला ट्रीटमेंट है यार सर्जरी हो गया, रेडिएशन यानी वही इमेज टेक्निक्स है ना, रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी भी इसमें एक पार्ट माना जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी 5वें नंबर पे, रेडियोथेरेपी। सो रेडियोथेरेपी जिसे आप कहते हैं उसमें आप मतलब लेजर टेक्निक जिसे अपन मान सकते हैं, एक्सरे, गामा रे, वही अगेन यहाँ पर यूज होता है। इसलिए यहाँ पर एक कहानी बहुत बड़ी बनती है यार कि जो एक्सरे है वही आपको बीमारी फैला रहा है, वही आपको पता भी लगा रहा है, और वही आपका ट्रीटमेंट भी कर रहा है, जिसे आप रेडियोथेरेपी कहते हो। तो तुम ही दर्द हो तुम ही आराम हो, इस तरह से कुछ एक्सरे काम चलता है, एक्सरे की कहानी बनती है। इसके अलावा आप ये पता लगा सकते हो, ठीक है,
ये दूसरा तरीका हो गया। नॉर्मल टिश्यू का अपन पता लगा सकते हैं, कीमोथेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सारी चीज़ों का हम पता लगाते हैं। कीमोथेरेपी में हालांकि हेयर लॉस हो जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। एनीमिया भी हो सकता है। हम जब भी यूज़ करेंगे तो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन बना बनाकर हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशन बढ़िया बन जाए। और फिर हमारे पास जो मेथड होता है वो ये भी रहता है कि यार जो सारी चीज़ें बन रही हैं वो बढ़िया बने, है ना, मटेरियल बने। फिर हम उसमें अल्फा इंटरफेरॉन का भी यूज़ कर लेते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन का भी यूज़ कर लेते हैं, ये भी एक मेथड है अल्फा इंटरफेरॉन। इससे भी हम किसी भी एंटीजेंस का पता लगा सकते हैं। तो बेसिक बेसिक मैंने आपको बताया। आप अगर आप इतना भी जान लेंगे तो आपकी कहानी खत्म है। कीमोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, अल्फा इंटरफेरॉन, रेडियोथेरेपी, ये सारे के सारे यूज़ करके हम किसी तरह से कैंसर से बच सकते हैं। ये पार्ट हमने पढ़ लिया है। तो आसान भाषा में आप तक ये बात समझाने के लिए मैंने ये चीज़ यूज़ की है। आप इसे इन्हीं पॉइंट को बार बार बनाकर आप अपने नीट की शॉर्ट नोट की पढ़ाई कर सकते हैं। शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए और एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर लीजिए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को। नेक्स्ट क्लास में ड्रग्स, एल्कोहल अब्यूज़, इन सभी विषयों पर बात की जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, अपना बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।